हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं ध्रुव गुप्ता। यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए फुल टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। एमजीआईसीएस की टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहने वाली है। टेस्ट नंबर अगर हम आज की बात किया तो फुल टेस्ट का आज हमारा 5वां चल रहा है। इसके पहले हम 4 टेस्ट लगा चुके हैं, आप सभी ने देख लिए होंगे। बाकी आप हमारे ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यूपीएससी नेट है, और इस ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करके भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड या मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन की बात किया है, पहला क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन में भी बात करेंगे, साथ में एक चीज और भी ध्यान दिला दूं। एग्जाम पास में आ गया है तो थोड़ा सा डिटेल में अब थोड़ा कम बात करेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा करने की काम करेंगे, जिससे क्या है आपके जितने भी टेस्ट बाकी रह गए सारे टेस्ट आपके 2 से 3 दिन में जो है कंप्लीट करा दें 10 टेस्टों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात किया है, भारतीय ज्यामिति का जो आरंभ है किस कल्प सूत्र से माना जाता है। भारतीय ज्यामिति का जो आरंभ किस कल्प सूत्र से माना जाता है? आप कहेंगे सुलभ सूत्र से माना जाता है। कौन से? सुलभ सूत्र से। सुलभ का अर्थ होता है मापने की रस्सी, जैसे डोरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है आपका कल्प सूत्र से माना जाता है, सुलभ सूत्र से। आरंभ से सुलभ सूत्र से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कारण और कथन कहता है। कारण है, कहा गया है कि अभिकथन में कि नारद स्मृति रचना काल 300 से लेके 400 ईसा पूर्व, मतलब गुप्त काल में है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बात ठीक है। इसी स्मृति में व्यवहार अर्थात न्याय शासन का विवेचन जो है किया गया है। कारण भी सही है, तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 आता है ऋग्वेद, और इसके क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद की बात की है, ऋग्वेद से संबंधित कौन है? आप कहेंगे ऋग्वेद से जो संबंधित है वो आपका यहाँ पर सांख्यान हो जाएगा। सामवेद से बात किया तो देवत्व हो जाएगा। अथर्ववेद की बात की जाए तो आपका गौपथ हो जाएगा, और यजुर्वेद की बात किया तो शतपथ हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद से ऐत्रेय, कौशिक की ब्राह्मण और एवं सांख्यान, कौशिक की कोई सांख्यान भी कहते हैं। यजुर्वेद से बात किया तो शतपथ एवं तैतरीय आता है, जबकि सामवेद से बात की जाए तो आपका सामवेद में आपकी छंदों आता है और देवत्व ब्राह्मण आते हैं, और अथर्ववेद का गौपथ होता है, या रखना है। इस उपनिषद में पवमान मंत्र, इसमें अशतोमा, शतमय, तमसोमा, ज्योतिर्गमय का उल्लेख मिलता है। किस आपके उपनिषद में ये जो है शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे तमसोमा ज्योतिर्गमय जो शब्द है आपका किसके लिए है? आप कहेंगे बृहन्नायक उपनिषद में जो है इसका उल्लेख जो है मिलता है। एक बात और याद रखना है, जो यहाँ पर तमसोमा ज्योतिर्गम लिखा हुआ है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, इसका है अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता प्रस्थान त्रय में शामिल है, जबकि महाभारत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? एक ऐसी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। आप कहेंगे धम्मपद। धम्मपद को गीता के समान पवित्र जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया गया आता है दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इश्तियाक। ये तीनों आपके फिरोज शाह तुगलक ने गठन किया था, जबकि दीवाने मुस्तकराज की बात किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राजस्व विभाग के रूप में स्थापित किया था। इसका जो है गठन फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल डलहौजी के बारे में कथन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लाल डलहौजी के बारे में, पंजाब का ब्रिटिश शासन काल में इन्होंने विलय किया, बिल्कुल सही है। इसके कार्यकाल में द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया था, करेक्ट है। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1852 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, ये गलत है। लाल डलहौजी के काल में तो की गई थी, लेकिन 1852 में नहीं बल्कि 1854 में स्थापना की गई थी, तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे हैदर अली ने 1760 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1760 में नहीं की थी बल्कि 1755 में स्थापना की गई थी। पहला वाला गलत हो जाता है। हैदर अली की मृत्यु जो है 1784 में हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु 1784 में नहीं हुई थी, 1782 में हो गई थी। दूसरा वाला भी गलत है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, बिल्कुल बात ठीक है। टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब का सदस्य भी माना जाता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। ब्रिटिशकालीन बटलर समिति का संबंध किससे था? भाई ब्रिटिश काल में जो बटलर समिति थी इसका संबंध किससे था, इसकी बात की जा रही है।
तो आप कहेंगे बटलर समिति का जो संबंध जो है देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार से था। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणकालीन जो स्थल वो है सुमेलित नहीं है। तो एक गलत है यहाँ पर, जैसे भूतरा का नरसिंहपुर में करेक्ट है, गोहरगंज का रायसेन में सही है, संग्राम घाटी दमोह में सही है। जबकि इटार पहाड़ी की बात की जाए तो आपके ग्वालियर में नहीं है, इटार पहाड़ी की बात करें तो रीवा में स्थित है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले में स्थित तुमेन अभिलेख में किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोकनगर जिले में एक तुमेन अभिलेख है, किस गुप्त शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। शासक गांगदेव का संबंध किस राजवंश से था। शासक गांगदेव के संबंध की बात की जा रही है तो कलचुरी राजवंश से इनका संबंध है। किस गौड़ शासक के दरबार में विष्णु दीक्षित एवं गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान जो है रहते थे। तो ऐसे कौन से गौड़ शासक थे जिनके दरबार में विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान रहा करते थे। आप कहेंगे प्रेम साय के दरबार में। गौड़ शासक कौन थे? प्रेम साय थे, जिनके दरबार में दोनों व्यक्ति संबंधित थे। गुप्तकालीन नचना कुठार या कुठार मंदिर किससे संबंधित है। तो गुप्तकाल का जो नचना कुठार मंदिर है यह संबंध की बात करें तो मां पार्वती देवी से समर्पित है। और एक बात याद रखना है कि गुप्तकालीन का जो नचना कुठार मंदिर है और इसे चौमुख नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ किले हैं और आपके किस क्षेत्र में है। जैसे बात की जाए सम्मलगढ़ का किला, सम्मलगढ़ का किला की बात की जाए तो मुरैना में है। अटेर के किले की बात की जाए तो भिंड में है। मकड़ाई के किले की बात की जाए हरदा जिले में है। और हिंगलाजगढ़ का किला की बात की जाए तो मंदसौर में है। ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ए वाला यहाँ पर करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सॉरी बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है गवलन नामक लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो गवलन नामक लोक गायन जो है निवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से फूलपति नृत्य के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है। या क्या कहा जा रहा है कि फूलपति नृत्य के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे यह मुख्य रूप से मालवाचल में प्रचलित है, करेक्ट है। यह दसई उत्सव से जुड़ा हुआ है, 15 दिनों तक मनाया जाता है, सही है। इसे अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसका मुख्य वाद्यंत्र सितार होता है, नहीं इसमें मुख्य वाद्यंत्र सितार नहीं होता है। इसमें मुख्य जो वाद्यंत्र होता है कौन सा होता है? ढोल होता है। कौन सा होता है? ढोल होता है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुड़िया शिल्प के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गुड़िया शिल्प के बारे में इसमें नई पुरानी रंगीन चिंदियों एवं कागजों से गुड़िया बनाने की परंपरा थी। ठीक है, ये झाबुआ भीली गुड़िया का प्रसिद्ध केंद्र है। तो कौन सा है? झाबुआ भीली गुड़िया का प्रसिद्ध केंद्र है। तीसरा आता है भूरीबाई गुड़िया शिल्पी के लिए प्रसिद्ध है। भाई ये गलत है ना, भूरीबाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चौथा है कागजों से गुड़िया बनाने की परंपरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदियों पुरानी है, ये भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो आप करेंगे डी वाला करेक्ट है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है सबरी कुंभ उत्सव किस स्थल पर आयोजित जो है किया जाता है। भाई सबरी कुंभ उत्सव की बात की जा रही है तो आप कहेंगे अमरकंटक पर आयोजित जो है किया जाता है। कथन और कारण है, ये कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार में विश्व के सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि झारखंड में अवस्थित है, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है, पर व्याख्या नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। सूची एक तरफ नदियां हैं, सूची दो तरफ सहायक नदियां हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कौन सा सही है। जैसे पेरियार की बात किया तो चेरुथोनी संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। शरावती की बात किया तो हरिभद्रती संबंधित, तो चौथे से मिलाएंगे। दामोदर की बात किया जमुनिया संबंधित है। और कावेरी की बात किया तो हेमावती संबंधित है। तो इस टाइप से आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से लाल नीनो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कि गलत है। यह पेरू के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित जो है होती है। कैसा होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, यह हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की सामान्य दशा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके प्रभाव से भारत में वर्षा अधिक होती है, ये भी सही है। यह दक्षिण व्यापारिक प्रवाह परिवर्तित नहीं, यह दक्षिण व्यापार जो है नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। और ला नीना का अगर बात की जाए तो छोटी लड़की इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए लौह अयस्क के उत्पादक राज्यों में अवरोही क्रम के बारे में 2025 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा सही है। जैसे बात कर लेते हैं, फरवरी 2025 के आंकड़े हैं और यहाँ पर बात क्या रही है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर आपका झारखंड। ये आपके अवरोही क्रम में याद रखेगा, है ना। कैसे है? अवरोही क्रम में है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा घटक हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में शामिल है। एक ऐसा घटक है जिनमें चारों में जो हरित क्रांति के घटकों में
शामिल है। जैसे बात की जाए अधिक उपज देने वाले बीज शामिल थे, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी शामिल थी, आधुनिक कृषि उपकरण तकनीकों का प्रयोग भी शामिल था, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो डी वाला सही कहेंगे। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम क्या है। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का जो आरोही क्रम है उसकी बात की जा रही क्या है, आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम और मणिपुर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपको इस टाइप से याद कर लेना है ना, इस टाइप से याद रखिएगा। राज्यों में कुल दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भाई दलहन के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात की जा रही है, आप कहेंगे दलहन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लगभग पूरे देश का 23% योगदान जो है देता है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी से संबंधित नहीं है। तो चक्रवात मोथा बंगाली खाड़ी में आया, चक्रवात फेंगल भी आया था और चक्रवात दितबाई भी आया, जबकि चक्रवात शक्ति की बात की जाए ये आपके अरब सागर में देखा गया था, ना कि आपके बंगाल की खाड़ी में। आप कहेंगे डी ऑप्शन संबंधित नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावों में कौन शामिल नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा प्रभाव के नियमों में लक्षित ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना है, करेक्ट है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रदान करना है, सही है। 12 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार और घर ले जाने में राशन प्रदान, भाई ये शामिल नहीं है इसमें, है ना। जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना भी शामिल है। तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है कौन सा पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इन चारों में एक ऐसा स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी हिमाचल प्रदेश में क्या, मसूरी कहेंगे उत्तराखंड राज्य में है, आपका नहीं है। जबकि डलहौजी भी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं। आप कहेंगे सहजीवी होते हैं। कौन से होते हैं, सहजीवी होते हैं। जलिए। नेक्स्ट आता है कि अग्नाशय की कोशिका एवं उनके द्वारा स्रावित पदार्थों के सही मिलान कीजिए। एक तरफ कोशिकाएं हैं, दूसरी तरफ स्रावित पदार्थ है, मिलान करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। जैसे अल्फा कोशिकाओं की बात किया तो ग्लूकागन से मिलाएंगे, बीटा कोशिकाओं की बात किया तो इंसुलिन से मिलाएंगे, डेल्टा कोशिकाओं की बात किया है सोमेटोस्टेटिन से मिलाएंगे और एपिसिलॉन की बात किया तो ग्रेलिन से मिलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ है, आप कहेंगे बैक्टीरिया के द्वारा। किसके, बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक गलत है बात की जाए तो स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोध बिल्कुल ठीक है। आनुवंशिक रोग, क्षय रोग नहीं, आनुवंशिक रोग क्षय रोग से संबंधित नहीं है, आपका यहाँ बी वाला ऑप्शन गलत है। पामा रोग, चिंचड़ी बिल्कुल ठीक है। मानसिक रोग, मनोविदिलता ये भी ठीक है। तपेदिक जो होता है वो आपका कैसा कैसा होता है, आप कहेंगे संक्रामक रोग होता है। तपेदिक जो रोग होता है संक्रामक रोग होता है, याद रखिएगा। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। अगर एक चालू नाभिकीय रिएक्टर है उसमें कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो उसमें चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभिन्न स्रोतों में पाए जाने वाले प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसे दाल में पॉलीमीन, ये तो सही है। अंडा में एल्बुमिन, ये भी ठीक है। नाखून में अल्फा क्रेटिन, ये भी ठीक है। हड्डी में कैसीन नहीं होता है, कैसीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूध में कैरोटीन भी पाया जाता है जो कि गाय के लिए जाना जाता है, और हड्डी में ओसिन पाया जाता है। अगर हड्डी में बात किया तो हड्डी में कहेंगे ओसिन से है संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेन्नई तेल रिसाव की घटना कब घटित की गई थी। भाई चेन्नई तेल रिसाव की घटना 28 जनवरी 2017 को घटित की गई थी, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत किसे प्रदान किया गया है 2026 वाला। तो आप कहेंगे सीता अशोक सैलके को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ रोग है, कौन सा प्रदूषक किस रोग के लिए जाना जाता है। जैसे फ्लोराइड की बात की जाए तो नॉन की सिंड्रोम के लिए जाना जाता है। पारा की बात की जाए तो मिना माटा के लिए जाना जाता है। वहीं कैडमियम की बात की जाए तो इटाई के लिए जाना जाता है। और सैनिक की बात किया है तो ब्लैक फुट रोग के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, संतुलित आहार के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे आयु, लिंग और कार्य के अनुसार भिन्न होता है, बिल्कुल बात ठीक है। इसकी सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन दोनों यहाँ पर सी वाला सही रहेगा। क्या एजेंडा 2030 में 5PS शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा एजेंडा 2030 में जो 5SP में शामिल नहीं है। लोग शामिल है ना, आपके पीपल शामिल है,
प्लेनेट शामिल है और आपकी समृद्धि शामिल है। जबकि बात की जा रही है आपकी निजता शामिल नहीं है, प्राइवेसी शामिल नहीं है। लोग हो जाएगा, ग्रह हो जाएंगे, समृद्धि हो जाएगी, फिर आपका तीसरा शांति शामिल, पीस शामिल हो जाएगा और आपका साझेदारी पार्टनरशिप जो है शामिल यहाँ पर हो जाती है। तो ये 5 चीजें आपके 2030 के एजेंडा में शामिल हैं। एक कंप्यूटर एक सिस्टम है जो डाटा तक अनियंत्रित एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि कहलाती है। इसे हम हैकिंग के नाम से जो है जानते हैं। किसके? हैकिंग के नाम से जानते हैं। जब हम प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं और स्क्रीन पर वार्निंग के रूप में मैसेज दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी अनावश्यक वेरिएबल या स्टेटमेंट का होना, तो इसे किस प्रकार की त्रुटि कहा जाता है? तो इसे जो है त्रुटि सिमेंटिक एरर कहा जाता है। क्या? सिमेंटिक एरर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा संचार का माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है? तो आप कहेंगे फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर जो ऑप्टिक होता है वो लेजर लाइट के माध्यम से सूचना को स्रोत के रूप में प्रदान करता है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल किस लेयर पर करता है? तो आप कहेंगे यह फिजिकल लेयर के आधार पर जो है करता है। किसके? फिजिकल लेयर के आधार पर। कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम होता है? एक स्थिर एल्गोरिथम को काउंटिंग सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग सॉल्ट कहते हैं। एक स्थिर आपके एल्गोरिथम क्या रखेगा? सफल ई गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए कौन सा यहाँ सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो सफल ई गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? आप कहेंगे यहाँ पर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, संस्थागत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क करेक्ट है और आईसीटी साक्षर नागरिकता शामिल सही है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से HTML वेब पेज को पढ़ एवं प्रस्तुत कर सकता है? तो क्या क्या कहलाएगा? आप कहेंगे कौन HTML वेब पेज को पढ़ एवं प्रस्तुत कर सकता है? आप कहेंगे वेब ब्राउजर। क्या कर सकता है? वेब ब्राउजर कर सकता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। आप कहेंगे 25 नंबर पर संचालित जो है होता है। किस पर? 25 पर संचालित होता है। भारत सरकार के द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा शिक्षण विभाग के लिए जो है प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट आता है कि ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या की बात किया तो 3 होती है। देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी है? भाई दिल्ली विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमृत 2.0 मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? अमृत 2.0 मिशन का प्रारंभ जो है 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है? तो भारत ने 2070 तक के नेट जीरो एमिशन का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आप कहेंगे पांडुचेरी। पांडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला शून्य प्राप्त यहाँ पर जो है हो चुकी है। हाल ही में भारत की यात्रा पर रही राजकुमारी एस्ट्रिड किस देश से संबंधित है? तो यह आपकी बात करें तो बेल्जियम देश से संबंधित है और यह एस्ट्रिड नाम है, राजकुमारी थी, भारत की यात्रा पर अभी हाल ही में आई थी। पद्मश्री से विजेता और संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर भगवान दास रेकर की बात की जाए तो आपके खेल से संबंध है इनका, है ना। कैलाश चंद पंत की बात की जाए तो साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। मोहन नागर की बात किया सामाजिक कार्य से संबंधित है और नारायण व्यास की बात किया तो पुरातत्व से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। किसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण को स्वास्थ्य राजदूत के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है भारत में कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन 2025 में प्रथम स्थान रहा है? तो राज्य मत्स्य उत्पादन 2025 में पहला स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात किया तो विजया राहटकर है। कौन है? विजया राहटकर है। फौजा सिंह जो दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह टर्बन जो है टार्नेडो के नाम से जो है प्रसिद्ध है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो आप कहेंगे एंटोनियो कोस्टा एवं अर्सुला वॉन डेर लेयन आए थे, है ना। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? आप कहेंगे कपिल परमार है। दूसरा रवीना फ्रांसिस है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मालवा पठार के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है?
तो मालवा पठार के बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो कुल क्षेत्रफल का 26.42% आता है। भाई मालवा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये तो ठीक था, लेकिन 26.42% नहीं बल्कि 28% आता है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाता है। इसमें दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानें पाई जाती हैं, करेक्ट है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जानापाव है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जानापाव नहीं है बल्कि सिगार है। कौन सी है? सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, इसलिए चौथा भी गलत है, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। एक तरफ नदी आती है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल आता है। जैसे नेवल नदी का उद्गम की बात किया तो रतलाम जिले से है, वहीं चिल्लर नदी की बात किया तो शाजापुर से है, सीप नदी की बात किया तो सीहोर से है, और सिमना नदी की बात किया तो सीहोर जिले से है, श्योपुर जिले से है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर से हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस निम्नलिखित में से टोन घाट जलप्रपात किस नदी पर है? भाई कौन सा है? टोन घाट जलप्रपात है, और एक किस नदी पर है? आप कहेंगे सेर नदी पर है। कौन सी? सेर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। किस वन वृत्त में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा वन वृत्त है जिसमें सर्वाधिक वन संरक्षित पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे छतरपुर वन वृत्त में सबसे ज्यादा सर्वाधिक संरक्षित वन वृत्त पाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? डॉक्टर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है, स्थित है। कौन से? हरदा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों को गांजे के अधिक उत्पादन के लिए गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? गांजा इतना उत्पादन किया जाता है कि गंजेड़ियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, बुरहानपुर एवं खंडवा है। कौन से दो जिले हैं? बुरहानपुर एवं खंडवा है। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है? तो मध्य प्रदेश का इस क्षेत्र को कोयला विन्यन क्षेत्र कोयला क्षेत्र भी कहते हैं, करेक्ट है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भाई सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सिंगरौली वाला नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश सबसे छोटा कोयला क्षेत्र करेक्ट है, और इसका विस्तार सीधी सिंगरौली हेडोल उमरिया जिले में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे मध्य भारत वाले में सिंगरौली नहीं आएगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना दिसंबर आपका 2005 में की गई, दिसंबर 2005 में की गई थी। चलिए 22 बात किया है, चेतन सिंह सोलंकी जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आप कहेंगे इनका संबंध जो है खरगोन जिले से। चेतन सिंह सोलंकी जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम साक्षर जिलों का आरोही क्रम क्या है? न्यूनतम साक्षर जिलों का आरोही क्रम की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे अलीराजपुर, आपके बाद झाबुआ, बड़वानी एवं हरदा। अलीराजपुर में केवल बात किया तो केवल 36% पाए देखने को मिलेगा, और झाबुआ में बात की जाए तो आपको 43.3% देखने को मिलेगा। वहीं बड़वानी में बात की जाए आपको 43.3% देखने, सॉरी 49.1% देखने को जो है आपको मिलेगा। तो ये आपके साक्षर जिलों के क्रम में आपका इस तरीके से आएगा, सबसे कम आपका अलीराजपुर में, फिर अलीराजपुर ज्यादा झाबुआ में, फिर झाबुआ ज्यादा बड़वानी, फिर आपके खंडवा में है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, थॉर्नवेट की जलवायु विभाजन के आधार पर मध्य प्रदेश को जलवायु में कितने विभागों में बांटा गया है? आप कहेंगे 3 विभागों में बांटा गया है। अगर तीनों विभागों को याद करना हो आपको तो CAW है ना, CBW याद रखिएगा, और तीसरा आता है आपका DAW। ये तीनों आपके विभाजन है, उनको याद कर लेना है, थॉर्नवेट के अनुसार जो है बताया गया है। ये भी आता है क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा में कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल बात ठीक बात की गई है ना। 22 जनवरी, अरे 22 जनवरी नहीं है, सॉरी मैं सही बोल रहा हूँ, 12 जनवरी नहीं है, 22 जनवरी 1943 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो दूसरा गलत था, पहला सही था, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में आपके अध्यक्ष हैं, सूची 2 में आपकी समिति है। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के लिए जाने जाते हैं। JB कृपलानी की बात क्या है? मूल अधिकार उप समिति के लिए। SC मुखर्जी की बात क्या है? अल्पसंख्यक समिति के लिए। उषानाथ सेन की बात क्या है? तो प्रेस दीर्घा समिति के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की सर्वोच्चता प्रदान की गई, करेक्ट है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता प्रदान की गई, करेक्ट है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश जो है लिखित रूप से व्यवस्था की गई। तो 42वें में नहीं है, ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया था। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। शिक्षा एवं न्याय प्रशासन को राजसूची से समवर्ती सूची में लाया गया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत था।
किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना अधिकार प्रदान किया गया है? आप कहेंगे आर्टिकल 331 331 के तहत जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा विषय अनुच्छेद 51 से संबंधित नहीं है? एक ऐसा विषय है आर्टिकल 51 से संबंधित नहीं है, जैसे आपसी विवादों के निपटारा पंच निर्णय से करना, करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के प्रति सम्मान भाव रखना, ये भी ठीक है। दो देशों के विवादों में मध्यस्थता नहीं करना, ये आपके 51 के तहत नहीं आती, याद रखिएगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने के संबंध में कौन सा आर्टिकल का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 94 94 आर्टिकल का प्रावधान जो है किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन का यहाँ पर जो है उत्तर बताना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पदावधि 6 से वर्ष यहाँ पर 65 वर्ष की आयु तक होती है। तो आपकी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट की आयु की पदावधि 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर समाप्त होती है। यहाँ पर जो है 6 वर्ष का उल्लेख जो है यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए पहला वाला तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है पदावधि पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देकर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 124 की क्लोज 4 में कही जा रही है वर्णित प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। केवल आपका बी ऑप्शन सही है, जबकि बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, बाकी ऑप्शन कहेंगे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, बजट 2026-27 में रक्षा के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? भाई डिफेंस के लिए, इसके डिफेंस के लिए कितना एक्सपेंडिचर जो है आपका रखा गया है? तो आप कहेंगे 7.85 लाख करोड़ रुपए को रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताई गई है? 7.4% को बताया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर अगर आ जाए तो आप कहेंगे भारतीय जीवन बीमा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को दिया जाना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को वैधानिक दर्जा की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग की बात की जाए तो आपके केसी पंत थे। कौन थे? केसी पंत जो है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्हें कृष्णचंद पंत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? भाई भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, ये तो करेक्ट है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे, नहीं सीडी देशमुख नहीं थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न जो है स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, सी ऑप्शन गलत है। देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन और नियंत्रण के रिजर्व बैंक कार्य करता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में एसडीजी 6 में 87 अंक प्राप्त किए, इसमें क्या संकेत मिलता है? इसमें संकेत मिलता है कि स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छता में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, ये संकेत इसमें जो है दिए गए हैं। एसडीजी को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस लक्ष्य में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए गए? 2023-24 के अनुसार पूछ रहा है मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए? आप कहेंगे लक्षित 12 में उपभोग और उत्पादन में सबसे टॉप अंक प्राप्त किए हैं। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से आसियान की बात करें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड है, जबकि ताइवान इसका सदस्य देश जो है नहीं है, क्या रखिएगा, है ना। आसियान में ताइवान जो है सदस्य देश इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य जो है क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार का सृजन करना, इसका जो है आपका उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद जीआई टैग उत्पादों को उनके क्षेत्र के क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जीआई उत्पादों के बारे में बात किया है, सरबती गेहूं की बात किया है तो सीहोर से संबंधित है, करेक्ट है। गौंड पेंटिंग की बात की जाए तो आपका मंडला से संबंधित, करेक्ट है। इसके बाद स्टोन क्राफ्ट की बात किया जबलपुर संबंधित है, करेक्ट है। और हैंडलूम बारासिवनी की बात करें तो बालाघाट संबंधित है, करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप कहेंगे भोपाल जिले में स्थित है। लीला गीत परंपरा कैसे संबंधित है? भाई लीला गीत परंपरा की बात किया है विवाह से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? अनुसूचित जनजातियों संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची की बात की जाए आप कहेंगे 5वीं अनुसूची में संबंधित, किसमें? 5वीं अनुसूची से जो है संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में बात की गई है। गौण समाज से संबंधित बताना है कौन सी संबंधित परंपरा है? तो गौण समाज में प्रज्ञा प्रणाली है, सैला नृत्य है और गोंडी भाषा है। पिथौरा चित्रकला आपकी संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है केवल 1, 2, 3 सही है।
नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री वनधन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी, करेक्ट है। उद्देश्य है लघु वन उपज का प्रयोग करके जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन करना, करेक्ट है। 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य अनुपात जो है प्रायोजित करेगा। तो 100% जो है केंद्र प्रायोजित यह योजना है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड की एक पहल है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है किस आदिवासी नेता ने 1923 के असहयोग आंदोलन में सभाओं के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय लोगों को एकत्रित किया था। बादल भोई की बात यहाँ पर जो है की जा रही है। अंतिम क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संस्था घोटुल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो घोटुल के बारे में इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इतनी सारी टेस्टेज आपके लिए लगवा चुके हैं, कम से कम एक क्वेश्चन की उम्मीद रखता हूं मैं भी आप लोग बताएंगे। यह केवल मुरिया जनजाति तक सीमित एक पार्थिक सहकारी संस्था है, ठीक है। दूसरा है इसकी स्थापना श्रेय गौंड देवता पहांदी को पार लिंगों को जो है दी गई थी, ये भी ठीक है। इस युवक को चैलेक एवं युवती को मोटियारी के नाम से जाना जाता है। तो आप तीनों में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 1 2 3, 2 3 1 3 या 1 2 3। तो आप बताना है कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको क्लू लेना हो तो बता देता हूं, या तो आपका 2 3 सही होगा या फिर आपका 1 2 3 सही होगा। ये वाले ऑप्शन आपके गलत है। कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि आप लोग देंगे आप आंसर, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है। बाकी की इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर फोन भी लगा सकते हो। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जैसे कि आपको बताया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।